क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 1 जिनका नाम है हमारा सॉलिड स्टेट। आज हम लोग यहाँ क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिनका नाम है सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक? कि हम लोग का यूनिवर्स में जितनी भी आपका मटेरियल हो, चाहे उसका स्टेट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिलके एटम्स का निर्माण हुआ है। इसका यह मतलब होता है कि हर एक मटेरियल पे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब में आपका एटम प्रेजेंट है या नहीं है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और आयन भी प्रेजेंट है और इसी से आपका पदार्थ का निर्माण हुआ है। समझ पाई बात को? मतलब कि जितना भी मटेरियल है सबका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण, हिंदी में क्या कहते हैं? अवयवी कण। इंग्लिश में कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन हो सकता है। याद रखेंगे ये पॉइंट, ठीक? चलिए, सबसे पहले आप समझिएगा स्टेट ऑफ मैटर को। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम किसको समझेंगे? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। अब जानते हैं पदार्थ की अवस्था, जानते हैं ना? पहला क्या जानते हैं? सॉलिड। दूसरा क्या जानते हैं? लिक्विड। और तीसरा क्या जानते हैं? गैस। ये जानते हैं। हो गया? ये सभी का कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होने वाला है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन। याद रखेंगे आप ये चीज। इसी से मिलकर सारी मैटर का निर्माण हुआ है, चाहे उसका स्टेट कुछ भी हो। क्लियर? चलिए, क्लियर? इतना सा लिखिए बात। हमेशा याद रखिएगा, जो एटम या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका शेप इन जनरल स्फीयर होता है। क्या होता है? स्फीयर। स्फीयर का मतलब समझ में आता है तो? गोल, फुटबॉल जैसा गोल होता है और बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स एक जगह पे मिलके पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सॉलिड की, है कि नहीं? अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर में होंगे। और गैस की बात करें तो ये बहुत ही दूर में होंगे। इस तरह से समझ में आया? थोड़ी सी और बातें समझिएगा। आपने इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में पढ़ के रखा है कि अंदर का जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जब ये बहुत सामने सामने जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कि इसमें आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। किसके बीच में? एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक? बात समझ में आया? और इसमें कैसा फोर्स है? लिक्विड में वीक अट्रैक्शन फोर्स। ये एटम्स के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है? कमजोर है। समझ में आ गया? गैस में क्या है?
नो अट्रैक्शन फोर्स। गैस की जो मॉलिक्यूल्स होती है ना या एटम्स होती है, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, किसमें? सॉलिड में, इसीलिए इसका फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है। क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप। समझ में आया? जबकि इसमें क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका शेप क्या होता है? नहीं होता है। नॉट फिक्स शेप। समझ में आया बात? उसका क्या? नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप। बात समझ में आया? तो ये था आपका स्टेट ऑफ मैटर, जिसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड में क्या होता है? कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होती है। लिक्विड में क्या होता है? वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। क्लियर? यस सर। इस स्टेट ऑफ मैटर पे हमारा चैप्टर का नाम पड़ा है सॉलिड स्टेट। यानी कि हम जितनी भी बातें करेंगे सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, ठोस अवस्था की बात करेंगे। ना हम लिक्विड की बात करने वाले हैं, ना गैस की बात करने वाले हैं। टोटल बात होगा किसका? सॉलिड का। क्लियर? यस सर। मिटा दे इसको। यस सर। सॉलिड की बात करेंगे। केमिस्ट्री में सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। पहला को कहते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा को कहते हैं एमरफॉस सॉलिड। क्या कहा जाता है? पहला को क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा को कहते हैं एमरफॉस सॉलिड। सॉलिड को केमिस्ट्री में दो भाग में बांटा गया। पहला को कहते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा को कहते हैं एमरफॉस सॉलिड। हो गया? यस सर। जिस सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल्स अवयवी कण रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो, वो सॉलिड क्रिस्टलिन सॉलिड कहलाता है। एक बार फिर से, जिस सॉलिड का अवयवी कण यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो, क्या कहलाती है? क्रिस्टलिन सॉलिड कहलाती है। समझिएगा बात। ये दिख रहा है ना? ये एक बॉल आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स है, अवयवी कण है, एटम मान के चलते हैं। तो ये आपका रेगुलर ऑर्डर पे अरेंज है या नहीं है? तो इसका ऊपर में और रेगुलर ऑर्डर पे अरेंज होगा, इसका ऊपर पे और अरेंज होगा। तो इस प्रकार अवयवी कणों का अरेंजमेंट क्या कहलाती है? क्रिस्टलिन सॉलिड कहलाती है। बात समझ में आया? डाउट है? सर। बना देते हैं फिगर क्रिस्टलिन सॉलिड का। चलेगा? इतना काफी है? यस सर। और एक लगा देते हैं। ये क्या है? अवयवी कण, कांस्टेंट पार्टिकल्स।
क्लियर? Yes, sir. ध्यान समझिएगा। Constituent particles are arranged in regular order known as crystalline solid। लिख पाएंगे डेफिनेशन? Yes, sir. अवयवी कण जो रेगुलर, मतलब रेगुलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? लगातार क्रम में व्यवस्थित हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाती है। जैसे अभी आपको हमने यहाँ पे दिखाया था बोल, है कि नहीं? ये फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड इन regular order known as crystalline solid। किसी को डाउट है? No, sir. किस तरह से अरेंज हुआ था यहाँ पे आपको सामने दिखाई देता है कि नहीं? अब लिख पाएंगे? Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड? एक वर्ड पे तो बोल को याद रखना, रेगुलर ऑर्डर पे क्या है वो? अरेंज है। ठीक? Yes, sir. अब किसका बात करेंगे हम लोग? एमोर्फोस सॉलिड की। क्या हो सकता है? जिनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो? इरेगुलर ऑर्डर पे हो। इरेगुलर ऑर्डर का मतलब क्या? एक पार्टिकल्स यहाँ पे हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से अरेंजमेंट हो इधर उधर। समझ पा रही है? Yes, sir. इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या कहलाती है? आपका एमोर्फोस सॉलिड कहलाती है। क्लियर? इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड इन irregular order known as amorphous solid। amorphous solid लिख पाएंगे डेफिनेशन? Yes, sir. डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. कैसे यहाँ पे अरेंज होता है वो आप देखे ना, यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट देख रहे हैं ना? ये अरेंजमेंट, इसके ऊपर पे ये आएगा, इसका ऊपर पे और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस प्रकार में। देखिए सॉलिड बना। Yes, sir. ये क्या बना आपका? कैसा सॉलिड है ये? Crystalline. लेकिन यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर इधर उधर व्यवस्थित हो इस तरह से तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एमोर्फोस सॉलिड कहा जाएगा। समझ में आया बात? Yes, sir. यहाँ हम इस भाग को मिटा दें, हम मेरे पास जगह नहीं है। ठीक? आप लिख रहे हैं ना? Yes, sir. इसको नंबर 1 दिए। Yes, sir. चलिए नंबर 2 की बात करेंगे। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्यूरेट होता है। हमने क्या कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्यूरेट होता है, यानी कि फिक्स होता है। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलो लोहा, देखिए ना आयरन, Yes, sir. आयरन आपका किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो अब कहीं पर भी लेके जाइए, लोहा अगर 1600 डिग्री सेल्सियस में पिघलता है तो वो 1600 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या करेगा? पिघलेगा। यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक्यूरेट होता है, फिक्स होता है। दूसरी चीज हाई भी होता है। क्या होता है? हाई। दूसरा पॉइंट एमपी का मतलब समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? हाई होता है लेकिन एक्यूरेट भी होता है। समझ पाई Yes, sir. कि कभी 5 डिग्री पे पिघला, कभी 10 डिग्री पे पिघला, ऐसा नहीं होता है। समझ पा रही है बात को? Yes, sir. जबकि एमोर्फोस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
लो होता है, कम होता है कि नहीं? और ये लॉन्ग रेंज में होता है। किस में होता है? लॉन्ग रेंज में। बताते हैं आपको। प्लास्टिक को आप कभी गर्म करके देखे हैं? जब तक आप हीट दे रहे हैं ना तभी तो वो पिघलेगा। अगर हीट देना खत्म ना तो वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, नहीं? लेकिन आयरन ऐसा नहीं होगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो ऐसा नहीं होगा। जब वो एक बार पिघलना शुरू हो जाए ना, और तब उसका अगर आप टेम्परेचर को कम भी कर दें तब भी वो पिघल जाएगा। लेकिन एमोर्फोस सॉलिड में ये कहानी देखने के लिए नहीं मिलता। जब तक आप उसको हीट दे रहे हैं तभी तक वो पिघलेगा। जैसे हीट कम करेंगे तो वो फिर से जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक। बस समझ में आया? तीसरा नंबर समझिएगा, कूलिंग कर्व। समझाएंगे इसके बारे में। कूलिंग कर्व किसका बात कर रहे हैं हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड का इरेगुलर होता है। कूलिंग कर्व क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? इरेगुलर होता है। इसका ये मतलब हुआ, आप यहां पे फिगर बना के भी दिखा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब बताते हैं। जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कर दिए? मेल्ट कर दिए। क्या कर दिए? मेल्ट कर दिए। आप उसको क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करेंगे तो वो फिर से क्या बनने वाला? सॉलिड बनने वाला है। तो वो एकाएक सॉलिड नहीं बनेगा, रुक रुक के सॉलिड बनेगा। समझ पाई मेरा बात? कि मान के चलो लेयर की बात करें तो सबसे पहले ऊपर का लेयर सॉलिड होगा, फिर नीचे का लेयर सॉलिड होगा, फिर नीचे का, फिर नीचे का। इस तरह से उसका कूलिंग कर्व क्या होता है? इरेगुलर होता है। कि आप उसको ठंडा कर दिया, एक ही बार में वो सॉलिड नहीं बनेगा। समझ में आया बात? जबकि एमोर्फोस सॉलिड का कूलिंग कर्व क्या होता है? रेगुलर होता है। जैसे उसको ठंडा किया एकाएक वो सॉलिड बन जाएगा। प्लास्टिक को आप देखे होंगे, जैसे ठंडा किया एकाएक सॉलिड बन जाता है। बात समझ में आया? इसका तीसरा नंबर क्या होगा? कूलिंग कर्व रेगुलर हो जाएगा। सीधे ठंडा किए और सॉलिड, जबकि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया? क्लियर? 4 पॉइंट समझिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आपको क्लियर क्लेवेज देखने के लिए मिलता है। समझिएगा यहां पॉइंट को। क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आपको क्या दिखाई देता है? क्लियर क्लेवेज। क्लियर क्लेवेज का मतलब होता है टूटना। बताते हैं यहां पे। जबकि एमोर्फोस सॉलिड पे आपको क्लियर क्लेवेज नहीं दिखाई देता है। नो क्लियर क्लेवेज। इसका मतलब समझिएगा। आप लोहा को जब काटेंगे ना तो जिस शेप में काटना चाहते हैं उस शेप में काट सकते हैं, एकदम क्लियर। समझ पा रही है मेरी बात को? ध्यान से समझेगी। जितना भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अगर आप काटना चाहें, तोड़ना चाहें, तो जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में आप उसको काट सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन एमोर्फोस सॉलिड को आप अपनी मर्जी से नहीं काट सकते। प्लास्टिक का बोतल को कभी काटी है? नहीं काटी है। काट के देखना उसको, इधर काटेगी ना इधर घुसता है। अब समझ में आया क्लियर क्लेवेज क्या है? उसको कभी काटी है? इधर सीधा काटेंगे बोलती है,
तो इधर घुसता है अपने। समझ पा रही है ना? तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है नो क्लियर क्लेवेज, जिसको हम चाह के भी अपने मुताबिक से नहीं काट सकते। यहाँ पे लिख दो काटना। क्लियर क्लेवेज का मतलब टूटना या काटना। एकदम इसका क्लियर होता है। आपको आड़ा तिरछा टेढ़ा जैसा काटना है आप क्रिस्टलीन सॉलिड को काट सकते हैं, लेकिन एमरफोस सॉलिड को आप क्लियर क्लेवेज नहीं दे सकते। इधर लगाएंगे चक्कू इधर घूमेगा, नहीं तो इधर घूमेगा। प्लास्टिक को कभी काट के देखना। क्लियर? डाउट है? हो गया? पांचवा एग्जाम्पल, क्या हो सकता है आपका? NaCl क्रिस्टलीन सॉलिड है? KCl नहीं है? है। दूसरा ग्लूकोज, Fe का मतलब आयरन, Cu कॉपर है कि नहीं है? Ag का मतलब सिल्वर यानी कि चांदी। ये सब क्या है आपका? क्रिस्टलीन सॉलिड है, एक्सेट्रा। बहुत सारे और चीज आएंगे, है कि नहीं? इसका एग्जांपल बोलिए। हाँ, प्लास्टिक ठीक है? बोलो। ग्लास कभी तोड़ देखिए ग्लास को, इधर तोड़ेंगे बोलेंगे तो इधर जाए, है कि नहीं? दूसरा रबर, रबर को कभी काटी? नहीं काट सकती उसको सीधा, वो अपने इधर चलेगा, है कि नहीं? और देखना चाहती है तो लिख सकती है स्टार्च भी इसका एक एग्जांपल है, एक्सेट्रा। हाँ सही तो लिखा है स्टार्च। क्या है? हाँ स्टार्च क्या है? नहीं देखिए स्टार्च नहीं जानती है? जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा ग्लूकोज, उसी तरह से स्टार्च होता है ना। आलू काटती है, आलू वहां सफेद सफेद जैसा निकलता है, वही स्टार्च। मतलब इसको जब हम बड़ा बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? एक सॉलिड बनेगा ना। तो उसको आप काटेंगे तो क्लियर क्लेवेज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो एमरफोस सॉलिड है। बात समझ में आया? क्वेश्चन की बारी। पहला क्वेश्चन कि आप क्रिस्टलीन सॉलिड से क्या समझते हैं? आपको पता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर नोन एज क्रिस्टलीन सॉलिड। फोटो बनाए थे यहाँ? फोटो बना देना, है ना? बनाने सकेगी? एमरफोस सॉलिड पार्टिकल्स इरेगुलर होता है। ये दो क्वेश्चन आपको सामने आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन सॉलिड एंड एमरफोस सॉलिड? आपके पास में 5 डिफरेंस है, नहीं है? ऐसा ही लिखना एग्जाम, लंबा लावा लिखने का कोई मतलब नहीं। समझ जाएगा वो लोग। बात पकड़ में आया? पहला तो डेफिनेशन लिख देना। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलीन का मेल्टिंग पॉइंट कैसा? हाई लेकिन इक्वरेट। एमरफोस का क्या? लो लेकिन लॉन्ग रेंज में। तीसरा कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व इरेगुलर, जबकि एमरफोस का कूलिंग कर्व रेगुलर। चौथा क्लियर क्लेवेज, नो क्लियर क्लेवेज। पांचवा दिमाग में घुसा? लिख पाएगी? याद करने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ गई? एग्जाम्पल के साथ में समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब ये जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं, ये टॉपिक हम लोग का 2-3 टॉपिक बाद आने वाला है, लेकिन बेटर ढंग से समझने के लिए और थोड़ा सा रुचि भी तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। इसीलिए 2-3 टॉपिक पहले हम इसको उठाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, बाद में हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। बात समझ में आया? जिसका नाम है हमारा क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोस में संकुलन।
लिखिएगा क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन लिख लिए। Yes, sir. पहले हम बात करेंगे 2D का। 2D मतलब 2 डायमेंशन की बात करेंगे। 2 डायमेंशन का मतलब समझ में आता है Yes, sir. कि आपको पीछे या आगे का भाग दिखाई दे, साइड का भाग नहीं दिखाई देगा। 2D का मतलब ये हुआ ना, 2 डायमेंशन का मतलब साफ साफ लिखा हुआ रहेगा वहां पे 2D या 3D। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? 2D। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड ऑफ 2D कंडीशन। 2 डायमेंशन 2D किसकी बात करेंगे हम अभी हम लोग? 2D। हाँ ये 2 का है, बढ़िया नहीं लिखा। 2D का 2 डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक, संकुलन याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिख लिए? Yes, sir. इसमें पहला जो टॉपिक आएगा जिसको कहते हैं हम लोग SCP। क्या कहते हैं? SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। शॉर्ट नाम SCP. हो गया। Yes, sir. कंस्टेंट पार्टिकल्स आपको समझ में आ गया होगा, Yes, अरेंज भी समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा। आप इक्वल साइज बनाइएगा, मेरा इक्वल साइज नहीं बन रहा है। गोल गोल हो गया, Yes, sir. बन गया। Yes, sir. एक कंटिन्यूअस पार्टिकल्स को हम उठाते हैं, किसको उठाएं बोलिए? इसको, इसको, किसी को भी, किसको आप जिसको बोलेंगे उसी को उठाएंगे हम। बताइए जल्दी, बीच वाला को, इसको। ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स इस कांस्टेंट पार्टिकल से अटैच है। Yes, sir. है अटैच? Yes, sir. इससे अटैच है। Yes, sir. No, sir. बढ़िया से देखिए No, sir. एक बार फिर से। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स को हमने चुना। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या इस कांस्टेंट पार्टिकल से अटैच है? Yes, sir. अटैच का मतलब समझ में आता है ना? Yes, sir. सटा हुआ है। Yes, sir. ये वाला सटा हुआ है No, sir. है कि नहीं? No. ये वाला, No. ये वाला, है. ये वाला, है. ये वाला, No. ये वाला। है. क्या बना? Square. टॉपिक क्या बोला? आया सुंदरी समझ में? क्लियर? डाउट है? आप पूरा नाम लिखेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का पूरा नाम यहाँ पे क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पड़ोसी की संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पड़ोसी की संख्या। कितना? 4। भूलेगी? क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCP इन
2D। कितना होगा आंसर? 4। कहां से 4 आया, समझ में आया? यस सर। पड़ोसी की संख्या। ये इसका पड़ोसी है, ये वाला इसका पड़ोसी नहीं है। मतलब ये जितनी पार्टिकल्स कांस्टेंट पार्टिकल से अटैच है उसकी संख्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाई। बात समझ में आया? यस सर। डाउट है? नो सर। पूछना है किसी को? नो सर। दूसरा नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर केवल 4 ही हो सकता है। अब कितना कितना होगा देखो, एससीपी का तो अभी हमने 4 निकाला 2D में, और क्या होगा अभी देखो ना, आगे चलते चल रहा है ना हम लोग आगे। चलिए आगे, HCP। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या कहते हैं शॉर्ट में? HCP। किस कंडीशन की बात हो रही है? 2D का। समझ में आया? यस सर। ध्यान दीजिएगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? इधर दीजिए ध्यान। देख रहे हैं? इस तरह से अरेंज चाहिए। पहले वाला SCP कैसे अरेंज था? ऐसे अरेंज था। ऐसे अरेंज था? यस सर। ये कैसे अरेंज है अभी? ऐसे अरेंज है। ध्यान दे रहे हैं? यस सर। ये भाग देखो निकला हुआ है, यस सर। निकला हुआ है, याद रखेंगे। समझ पा रही है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। कोई एक पार्टिकल्स को बताइए, इसको इससे सटा हुआ है, यस सर। इससे देखो बढ़िया से बताओ, है ना? इससे नहीं है, कटा है। इससे, कटा हुआ है। इससे, इससे भी है। इससे है। क्या बना? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बन गया, है कि नहीं? अगर ये हेक्सागोनल बना, CN कितना? 6। याद रखेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP इन 2D कितना? 6। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। समझ पा रही है बात को? नहीं ना भूलेगी? ये क्या है? सब कांस्टेंट पार्टिकल्स है, अवयवी कण है। इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और ये 6 कहां से आया, ये आपको समझ में आती है बात? डाउट है? सिर्फ यहाँ पे इसका अरेंजिंग दूसरा है। एग्जाम में गड़बड़ नहीं ना करेंगे। 4 तो नहीं लिख देना HCP में और SCP में, ठीक? हो गया? चलिए मिटा दें इसको, डाउट नहीं है? थ्री डी क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, किस कंडीशन की बात है? 3D का। 3D में आप जानते हैं XYZ होता है, नहीं होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ, 3 डायमेंशन जिसको कहा जाता है। किसका? 3D का क्लोज पैकिंग। वही नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग, शॉर्ट फॉर्म में लेकिन कहानी अभी किसका बनेगी? 3D का बनेगा। हो गया? इसको हम लोग ABCP कहते हैं। नहीं समझ में आया? ABCP कहा जाता है। ABCP कहते हैं, मतलब AB क्लोज पैकिंग, AB क्लोज पैकिंग। ठीक, इधर आइए, ये देख रहे हैं आप? इसको ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है आपको? इसकी सेंटर पे, यहां पे देखिए, एक कांस्टेंट पार्टिकल्स है, अंदर भी दिखाई दे रहा है। और इस कांस्टेंट पार्टिकल्स को यहां पे 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स घिरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिए आप। आया कुछ समझ में? एक कांस्टेंट पार्टिकल्स है, उस कांस्टेंट पार्टिकल्स को 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स घेरे हुए हैं। इसका बीच में देखिए, एक क्या है? कांस्टेंट पार्टिकल्स है, और उस कांस्टेंट पार्टिकल्स को 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स घेरे हुए हैं। और इस 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर में 3 और कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ऊपर की ओर, और इसके नीचे की ओर भी 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। आपको दिखाई दिया क्या? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या बनती है, ऊपर वाला ये कांस्टेंट पार्टिकल्स जिस खांचा पे घुसा हुआ है, उसी खांचा पे नीचे वाला कांस्टेंट पार्टिकल्स घुसा हुआ होगा, लेकिन ये हमारा दूसरा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं दिखा पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर का 3 चीज देख रहे हैं ना, जिस खांचा पे घुसेगा वही खांचा पे नीचे का ये कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे रहेगा, जबकि ये दूसरा तरफ है अभी दूसरा। यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ये देखिए 1 2 3 इस खांचा पे है, लेकिन इसका नीचे वाला इस खांचा पे नहीं है, इसका बगल वाला खांचा पे है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? HCP पे। अगर ये इस खांचा पे है तो नीचे वाला भी इसी खांच पे होना चाहिए। किसको? कांस्टेंट पार्टिकल्स को। ये बात समझ में आया? यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या था यहाँ पे? इस केस पे आपका एक कांस्टेंट पार्टिकल्स था बीच में, यस सर। था या नहीं था? हाँ। हम दूर दूर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप दूर नहीं समझेंगे, वो एक दूसरे से क्लोज है। क्लोज का मतलब समझ में आता है? सटा हुआ। ठीक, अब यहाँ इसको 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स घेरे हुए हैं, है कि नहीं? कितना कांस्टेंट पार्टिकल्स? 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स घेरे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब इससे सब सटे हुए हैं। ये बात आपको समझ में आती होगी? यस सर। ये दूर दूर में नहीं है, क्या है? सटे हुए हैं। जैसे कि इसको आप ध्यान दीजिए, बीच वाला, ये बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना? बीच में है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बीच में एक है, बीच वाला ये है, और इसके चारों ओर ये जो 6 है ना, यही इस तरह से सटे हुए हैं। क्लियर? यस सर। अब इसके ऊपर में ये 3 दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3, इसके ऊपर में फिर 3 है कि नहीं? चलिए पहले अब इसको बना लीजिए इस तरह से, इसके ऊपर में और 3, और 3 का क्या मतलब, हम इसको आपको इस तरह से दिखा दें। ये समझ तो पा रहे हैं? ये 3 कौन सा है? ये ऊपर में लगा हुआ है, ये 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ये 3, और इसका नीचे भी तो 3 है, देख लीजिए, ये 3 नीचे भी है। क्लियर? यस सर। हमने क्या कहा उसको भी ध्यान समझिएगा कि ये वाला ऊपर का जो 3 है ना, ये 3, ये वाला इस खांचा पे है, तो नीचे वाला भी इसी खांचा में होना चाहिए। ये हमने कहा था
यस सर। अगर ये कांस्टेंट पार्टिकल्स इस खांच पे है तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स भी इसी खांच में होना चाहिए। यही तो हमने कहा, बात पकड़ में आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट पार्टिकल्स इस खांच पे है तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स भी इसी खांच में जाना चाहिए, दोनों तरह का। बात समझ रही है कि नहीं? क्लियर? और तीसरा वाला मान के चलिए, ये वाला अगर यहाँ पे है तो ये वाला भी यहाँ पे जाएगा, यानी कि ऊपर का ये तीन जिस सीध पे है उधर का भी नीचे का भी वैसा होना चाहिए। बात समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बताइए, ये इसका नाम हम क्या दिए? ए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तीन अलग है। ये ऊपर वाला का नाम हम क्या दे दिए? ए। फिर ये 6 घेरा दिख रहे हैं आपको, इसका नाम हमने क्या दिया? बी। नीचे वाला का नाम क्या देंगे? बात मेरा हम क्या बोलना चाह रहे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 3 भाग में बटा हुआ है, नीचे 3, बीच में 6 घेरा और ऊपर में 3, तो 3 है। तो नीचे वाला को हमने क्या नाम दिया? ए। बीच वाला का नाम क्या दिया? बी। ऊपर वाला का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? ए नाम होगा, क्योंकि ऊपर वाला जिस खांचा पे सजा हुआ है वही खांच के नीचे वाला भी सजा हुआ है, तो ये दोनों तो आपका क्या है? इक्वल है, तो इसका नाम भी क्या होगा? ए। तो क्या आप इसको बोल सकते हैं ए बी क्लोज पैकिंग? नहीं समझ में आया? आया। क्लियर? डाउट है? अब इसकी पड़ोसियों की संख्या बताइए जल्दी। पड़ोसियों की संख्या गौर कीजिए, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है बीच में, तो वो कितने कांस्टेंट पार्टिकल से जुड़े हुए हैं? जल्दी। 6 से जुड़ी हुई है। ये 3 उससे नहीं सटा हुआ है, देखो। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? गलती नहीं करना, देखना चाहती है तो देख सकती है। 12 है कि नहीं? नहीं समझ पाई? गिनो इसको, थोड़े की नहीं। बीच में एक कांस्टेंट पार्टिकल्स है, कितना हुआ? 12। अभी आया समझ में? आया बात समझ में? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी? 12 लिखी? गलती नहीं करना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। क्लियर? चलिए दूसरी चीज, इसी का सेकंड नंबर लिखिएगा नाम CCP। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। ये बंद तो नहीं हुआ है ना? ना बंद हो गया। ठीक, अब इसमें अंतर कुछ भी नहीं, इसमें अंतर कुछ भी नहीं। अंतर क्या है? ये देखो, ये एग्जैक्टली CCP है, ये आपका एग्जैक्टली CCP है। एग्जैक्टली CCP का क्या मतलब? कि ऊपर वाला जो 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो जिस खांचा पे है उसका नीचे वाला उस खांचा पे नहीं है। बात समझ में आया? और इसी पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? CCP कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। फिगर आप बना पाएंगे? यही फिगर बनेगा ना आपका? ये बीच वाला तो जो कहते रहेगा आपका, है कि नहीं? समझ में आया? लेकिन ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलेगा कैसे? बदलेगा यहां से, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से। ये दोनों को गौर कीजिए, ये ऊपर था तो ये भी ऊपर था,
और ये दोनों उल्टा उल्टा हो गया। उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है ना, जिस खांच पे है उससे उल्टा खांच पे नीचे वाला होगा। मतलब यहां पे ये दिखाई दिया आप लोगों को यहां पे कि ये वाला समझिएगा, अगर ये वाला इस खांच पे है तो ये वाला इस खांच पे होगा नीचे। समझ पा रही है बात को? ये वाला यहां पे है तो ये वाला यहां पे है, अगर ये वाला यहां पे है तो ये वाला यहां पे है। बात समझ पा गया? और इस प्रकार की जमावट को, संकुलन को क्या कहते हैं हम लोग? HCP कहा जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। बात समझ में आया? 2 प्रकार की होती है ये। इसकी पड़ोसियों की संख्या जल्दी बताइए कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ये 12 नहीं है? सिर्फ ये खांच का तो फर्क है। यहाँ पे दोनों एक ही सीध में था, यहाँ पे ऊपर नीचे अलग अलग खांच पे है, यही फर्क है। लेकिन दोनों में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उसका पड़ोसी की संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही है ना, 12 का 12 है। बात पकड़ में आया? क्लियर? डाउट तो नहीं है? क्लियर? और किसी को पूछना है तो पूछ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। ये किसकी कहानी थी? 3D की। इससे पहले हम 2D देख चुके। अभी आपने क्या पढ़ा? क्लोज पैकिंग। ये क्लोज पैकिंग आपने कितना प्रकार का पढ़ा? 2 प्रकार का पढ़ा। क्लोज पैकिंग कितना प्रकार का पढ़ा? 2 प्रकार का। पहला प्रकार आपने पढ़ा 2D, दूसरा पढ़ा आपने 3D। यही तो पढ़ा? यस सर। 2D कितना प्रकार का पढ़ा? 2 प्रकार का। पहला प्रकार SCP, दूसरा HCP। यही पढ़े? यस सर। SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6। ये सीख चुके हैं आप। यस सर। 3D कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। पहला टाइप HCP, दूसरा CCP। CCP। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ये पढ़ चुके हैं। अब डायग्राम बना ले। डाउट तो नहीं है? दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लीजिए। ये आपका क्या है? इसका नाम अगर हम देना चाहें तो A, इसको B, इसको जल्दी A। ये ऐसा ही है। ये नो सर। क्या है? वो अलग है तो इसको C। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग को आप क्या बोल सकते हैं? A, B, C, CP बोल सकते हैं। अब नहीं समझ में आया? तो इसका ये मतलब हुआ HCP को आप किसके नाम से जाने थे? AB, CP के नाम से जाने थे। जबकि इसको किसके नाम से जाने? ABC, CP के नाम से जाने। CP का पूरा नाम तो पता है? क्लोज पैकिंग। हो गया? किसी को कहीं पर भी डाउट है? तो केमिस्ट्री का क्लास आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक? यस सर। कल नेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज को लेके चलेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 में।